हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, हमारे अतीत के बारे में। प्रारंभिक कथन पहला चैप्टर है, कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इसका मतलब क्या है, जो हिस्टोरियन होते थे वह हमेशा डेट्स ही बताते रहते थे, उस समय पे क्या हुआ, इस समय पे क्या हुआ, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन तारीखों पे गर्मजोशी बहसें चलती थी हिस्टोरियन के बीचों में। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। इतिहास जो है तारीखों से जुड़ा हुआ है, तो सब लोग कहते थे कि इतिहास जो है तारीखों से जुड़ा हुआ ही है। आपने आपने भी लोगों को यही कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यही धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है, कि वो समय काल के बारे में बताता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव हुआ। आपको अगर आपका प्रेजेंट है तो आपको अपने पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपना फ्यूचर सुधार सकें। और इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। और किसी भी देश का जो इतिहास होता है वह उसका वर्तमान निर्धारित करता है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वे हमेशा से ही ऐसा रहा हो। जैसा कि आज हम 2025 में बैठे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हमने हमने आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं। जिन्होंने, चाहे जो भी पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे 1857 का जो गदर हुआ था, और 1947 में कई बार हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दंगे हुए, उसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई। सब हम भुला के हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं या बहुत आगे की सोचने लग गए हैं। लेकिन हम सबको सबने हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। जैसे कि इतिहास में अगर हम जाएं तो भगत सिंह को जलियांवाला बाग और बहुत सारे ऐसे जो लीडर थे जिनकी हत्याएं हुई थी, तो उनसे उसे प्रेरणा मिली थी और वो इसे क्रांतिकारी बन गए थे। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे तो बड़े बड़े जो क्रांतिकारी जो लोग हैं, वो किसी ने प्रेरणा लेके ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बने। तो वो भी अपने इतिहास से सबक लेके ही आगे उन्होंने अपना डिसीजन लिया। तो इतिहास पे ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे कि आपने लाल किला का वो देखा होगा, ये सब बातें किताब में नहीं दी है, लेकिन जैसे आपने लाल किला देखा होगा तो वो हमें हमें दिखाता क्या है कि हमारे दिल्ली पे किसी ने यहाँ पे राज किया था, मुग़लों ने। तो वह हमें दिखाता है कि हमारे, अगर हम एकजुट नहीं रहे और अगर हम ऐसी आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, और तो इससे क्या होगा, हम अपने इतिहास से कोई सीख ना लेके आगे भी हम वही गलती करेंगे जो हमने अपने पूर्व में करी थी। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से होगा। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कोई आदमी चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, तो वो चाय की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? रेलगाड़ी की तस्वीर की भारतीय जगह आपके जहन में कभी आपके दिमाग में सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे कर पाते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उससे सोच सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। यहाँ पे हम चित्रों के माध्यम से एनसीईआरटी की जो बुक से पढ़ेंगे, आपको इस चीज़ों में, कई चीज़ों में आपको नज़र आएगा कि इसमें गलत पढ़ाया जा रहा है या कुछ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा इतिहास है जो हमें एनसीईआरटी ने हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया है, जो हमें अभी पढ़ना है। चित्र 1 में क्या दिखाया गया है कि ब्राह्मण ब्रिटानिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं।
जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण है। चित्र 1782 से लिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे, मानो वह उस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आने का आग्रह कर रहे हों। ये जो चित्र है ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें जो दिखाया गया उससे हमें इससे जानकारी लेनी है। इस चित्र में क्या दिखाया गया? चित्र 2 में दिखाया विज्ञापनों से भी नापसंद और नापसंद तय होती थी। पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि इस अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। समय को हमेशा साल या महीने के बारे में कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटेन शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो चाय जो था ना, चाय जो लोग पी रहे थे उसके कोई तिथि नहीं बता सकते, क्योंकि चाय किसी ने बनाई होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका टेस्ट लोगों पर चढ़ा, फिर वो एक प्रचलित हो गई। और इसी तरीके से ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तैयारी नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव ही नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ये सारी चीज़ें कितने लंबे समय में घटती है, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब कोई खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो एक अवधि की बात करते हैं, यानी कि एक टाइम पीरियड की बात होती है, एक डेट की बात नहीं होती है। तो फिर लोग इतिहासों की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास ही माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक उसकी जगह पर गद्दी पे बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इसी तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताब में आपने देखा, इतिहासकार अब बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति समाज किस तरह बदले। अब इतिहासकार इसके ऊपर भी बात करने लगे, तारीखों से बाहर आके अब इसके बारे में भी बात होने लगी। किस चीज़ के बारे में बात होने लगी कि वे अपने रोजी रोटी कैसे चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, और शहर कैसे बने, और वो किस तरीके के मकान बनाते थे, किस तरीके का मिट्टी बनाते थे। जैसे हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो में, वो बताते हैं कि उसमें बड़े बड़े तरीके के तालाब वो मिले थे, घाट मिले थे जिसमें वह लोग नहाते थे। तो और बड़े बड़े उनके मकानों के वो दिखे थे। तो और वो किस तरीके से व्यापार करते थे, उसमें भी मोहनजोदाड़ो में भी ये दिखाया है। कौन सी तारीख है जिसे हम इंडस वैली सभ्यता भी कहते हैं, कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों का महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण तो नहीं होती,
वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम इन मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि प्रथम गवर्नर कौन थे? जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक खत्म होते थे। आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलिंगली, बेटिंग्स, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपेन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी न खत्म होने वाला ये सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियां, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन से बाहर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों, वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते थे। हम ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। जब भी हम कोई इतिहास लिखते हैं तो उसको तारीखों में बांट देते हैं, उसको टुकड़ों में या अध्यायों में बांट देते हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मतलब कहानी को इस तरह समझाना होता है कि आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द-गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। उनके वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? ज़ाहिर है, हम इतिहास को एक अलग खाके में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वह महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसमें हम बढ़ेंगे, हम अवधियाँ कैसे याद रखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। क्या हुआ था 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, मतलब पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट 1817 इन स्कॉटलैंड ने 3 विशाल खंडों में, मतलब 3 वॉल्यूम्स में एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास और नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। जो इन 3 भागों में बांटा था, उसको ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने हमारे समाज को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। वो यानी कि वो उसका जो रवैया था वो बाइस था, मतलब पक्षपातपूर्ण रवैया था। वो हमारे समाज को अच्छे से नहीं पढ़ पाया। वो खाली यहाँ देखा था, यहाँ पे हिंदू मुसलमान के वो दंगे हो रहे थे या आपस में अलग अलग जातियों में उसने ऐसा बांटा होगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह ये भी है कि हम एक दौर की उस दौर की हम क्या खासियतें थे, जैसे कि उस दौर में कैसे व्यापार होता था, उस समय में कौन से सिक्के चलते थे, कैसे कपड़े पहने जाते थे और राजा की क्या नीति होती थी और वह किस पर ज़्यादा केंद्रित होता था, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हुए हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में, जो एक समय से दूसरे समय के बीच में अवधि, मतलब जो एक लंबा टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या बदलाव आए। जो ये मिल था ना, जो राजनीतिक दार्शनिक और अर्थशास्त्री था स्कॉटलैंड का 1817 में,
उसने जो 3 किताबें लिखी थी, उसको क्या लगता था, सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। वो सोचता था जो अंग्रेज़ लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है और वेल एजुकेटेड हैं, और वो उनसे ज़्यादा वेल कल्चर्ड है, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। और एशियन लोग जो होते हैं वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और उनकी सोच बेकार होती है। और वह इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह रहते थे, मतलब हिंदू भी तानाशाह थे और मुसलमान भी तानाशाह का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर था, मतलब धार्मिक एक दूसरे के प्रति नफरत थी, जातिगत बंधन थे, मतलब जातियों में लड़ाइयाँ होती थी, और अंधविश्वासों की बोलबाला था। मतलब जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो अंधविश्वास में मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारतीय सभ्यता की राह पे ले जा सकता था। उसको ऐसा लगता था ब्रिटिश जो शासन है वो भारत को सभ्यता की राह में ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार लाना, कि भारत में शिष्टाचार लाना, कैसे बैठना है, कैसे पहनना है, जो आज भी बहुत सारे लोग उसे भूले नहीं हैं। कि उनको ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ हमारे पे बहुत अच्छे से शासन कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे देश में क्या क्या किया, कितने लोगों की हत्या कराई, और क्या हमारे देश की कला और संस्कृति और हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया। यूरोपीय शिष्टाचार कला संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए, मतलब भारत में क्या क्या यूरोपीय शिष्टाचार लाए और वहाँ की कला लाए, वहाँ की आर्ट लाए, वहाँ की संस्थाओं को, कानूनों को भारत में लाया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पे कब्जा कर लेना चाहिए। उसने क्या बोला था अंग्रेज़ों को, कि सारे के सारे भूभागों पे कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। और जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारत को वो केवल एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते थे, भारत को एक मार्केट के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और भारत के लोगों को उसका पैसा भी नहीं देते थे और उनसे मजदूरी कराते थे, और उनको उन्हीं के देश में उनको गुलाम बना के रखा हुआ था और वह आज़ादी से नहीं जी सकते थे। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन क्या है, प्रगति मतलब प्रोग्रेस दे रहा है, और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा जो अंधकार का दौर था, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या आप लोग इस बात को सहमत हैं इसकी? अगर आप इसकी बात से सहमत हैं और नहीं है तो आप अपनी बातें बता सकते हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तरीक़े का कोई महत्व नहीं होते। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का कोई धर्म नहीं था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर दिखाते हैं। इस विभाजन की भी अपनी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास को युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। क्या आपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वल्लभ इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को कैसे बांटा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते थे। इस विभाजन की इसकी भी इतिहास के इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से ही आई थी, मतलब ये भी अंग्रेज़ों से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान और तर्क और लोकतंत्र जैसी आधुनिकता का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे ऐसे अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखें, अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता का अधिकार नहीं था। अंग्रेज़ों ने क्या क्या जमींदारी प्रथा लेके आए।
अंग्रेज़ों ने क्या किया लोगों में फूट और जो डली हुई थी उसको और बढ़ा दिया और मुक्ति नहीं दी। ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, क्योंकि वो सारा पैसा ले जाके अपने खजाने में जमा करते थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को उपनिवेशिक युग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि उपनिवेश होता क्या है। उपनिवेश क्या है? हम इस किताब में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने नवाबों और राजाओं को दबाकर उनका वहाँ का वो बना दिया और उनसे राजस्व लेते रहे। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, किस तरह उन्होंने पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा और वो यहाँ रॉ मटेरियल के तौर पे बनाया और उसे अपने देश में ले गए। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, जैसे कि नील, इंडिगो की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव है, आपने ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को जब इस तरीके एक देश पे दूसरे देश के दबदबे से इस तरीके से राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल कब्जा कर दिया, इकोनॉमिकल कर दिया मतलब पैसों पे भी, और सामाजिक मतलब वो हमारी जातियों में भी उन्होंने आग लगाई और कल्चर को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि ये सारे वर्ग इन बदलावों को एक किसी ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है। अभी हम इसमें इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।